हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड. these are the two concept of these are the two concept of demand in which deficient demand means होता है there is a deficiency in demand. तो हमारा जो डी होता है वो थोड़ा सा डाउनफॉल में चला जाता है और एक्सेस डिमांड मीन्स डिमांड में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है और वो ए आ जाता है. तो सबसे पहले डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट उसको क्लियर करेंगे. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है. दिस इज द टू कॉन्सेप्ट. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मीन्स होता है कि अवर प्लान्ड एएस इज इक्वल टू प्लान्ड एडी. कि हमारी इकोनॉमिक में एटलीस्ट जो भी प्लानिंग की थी कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो एग्रीगेट सप्लाई इतनी रहेगी और एटलीस्ट उसी के उतनी ही हमारी जो है वो प्लान्ड डिमांड होगी. तो प्लान्ड डिमांड इज इक्वल टू प्लान्ड एएस. देन it is said to be that fuller utilization of resources is available and this situation is known as full employment equilibrium situation. जब हमारा प्लांट एएस इक्वल हो जाता है हमारी प्लांट ए की, कि जो भी कुछ हमने प्लान किया था कि इतना प्रोडक्शन जो है वो इतने जो है सप्लाई होगी इकोनॉमिक में या इतनी इनकम होगी इकोनॉमिक में और हमें मानते हैं कि इतना कंजम्पशन होगा या इतनी डिमांड होगी. तो जब ये दोनों फैक्टर इक्वल हो जाते हैं देन दिस सिचुएशन इज नॉन एज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम्स क्या होता है कि प्लांट एएस इज इक्वल टू प्लांट एडी तो हो जाता है कि जितना आपने प्लान किया एटलीस्ट उतना जो है वो हो गया. बट रिसोर्सेज आर नॉट फुल यूटिलाइजेशंस. वहाँ उस सिचुएशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में आपने प्लानिंग किया था कि 8 टन्स $8 या जितना भी है 80 जो भी होगा और आपका वो भी उसके इक्वल हो गया. तो एडी इक्वल टू एस हो गया. बट सम रिसोर्सेज आर नाउ अनएम्प्लॉयड. परंतु अभी भी हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन है कि कुछ जो हमारे रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो गया और वो अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में और देयर इज एन एक्सेस कैपेसिटी ऑफ इन इकोनॉमीज अवेलेबल. और हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी जो है वो अभी भी अवेलेबल है. तो ऐसी सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं. और फुल एम्प्लॉयमेंट में होता है विथ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज थे एटलीस्ट हमने उतना जो है उसका यूटिलाइजेशन कर लिया. नो एक्सेस कैपेसिटी इन इकोनॉमी एंड नो अनएम्प्लॉयमेंट. हमारी इकोनॉमी में किसी भी स्टाइल की कोई भी एक्सेस में जो है वो कैपेसिटी नहीं है, अवेलेबल नहीं है और किसी भी स्टाइल का कोई भी जो रिसोर्सेज है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. वापस समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. कि फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो हमारा एग्रीगेट जो सप्लाई होती है इट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं. जो एक्सेस कैपेसिटी है वो इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है. टोटल जितने भी रिसोर्सेज थे एटलीस्ट उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है. बट अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है कि आपका प्लान तो आपके प्लांट के बराबर है. दोनों प्लांट एएस इज इक्वल टू प्लांट एडी. बट अभी भी इकोनॉमी में कुछ कैपेसिटी अवेलेबल है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो गया. सम रिसोर्सेज आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयड. कुछ रिसोर्सेज अभी भी ऐसे हैं जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ. तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अनएम्प्लॉयमेंट तो है बट उनके टाइप्स जो है वो अलग अलग है. देन फर्स्ट वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट हमारा जो आता है वो आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री की इकोनॉमी की वो सिचुएशन है कि पीपुल चूज रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट. पीपुल खुद ही ऐसा चूज करते हैं कि वो रिमेन अनएम्प्लॉयड रहेंगे. बट जॉब्स आर अवेलेबल. जॉब्स अवेलेबल है इकोनॉमी में जॉब्स अवेलेबल है. बट जो हमारी रिसोर्सेज जो हमारे फैक्टर्स जो है एटलीस्ट वो ही वर्क करना नहीं चाह रहे. वर्क क्यों नहीं करना चाह रहे? नॉट विलिंग टू वर्क ऑफ एग्जिस्टिंग वेजेस रेट. जो कंट्री में जो वेजेस रेट चल रही है एटलीस्ट वो उस वेजेस रेट पर काम नहीं करना चाहते हैं. तो दिस सिचुएशन इज नॉन एज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. कि आप कैपेबल हो, वेल क्वालिफाइड हो, जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है बट आप जॉब नहीं करना चाहते, जॉब अवेलेबल नहीं करना चाह रहे बिकॉज द एग्जिस्टिंग वेजेस रेट इज टू मच लोअर. जो आपकी डिजायर है उसके अकॉर्डिंग वेजेस रेट है वो बहुत लोअर है. तो इसलिए आप केवल वेजेस रेट को देख करके आप जो है वो वर्क नहीं करना चाह रहे. देन दिस सिचुएशन इज नॉन एज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपुल नॉट गेटिंग वर्क. अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि पीपुल नॉट गेटिंग वर्क. लोगों को काम नहीं मिल रहा है. दे आर विलिंग टू डू वर्क. वो विलिंग है, डिजायर है, कैपेबल है, वेल क्वालिफाइड है
बट क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, इकोनॉमिक में जॉब अपॉर्चुनिटी उनको अवेलेबल नहीं है। जहाँ कहीं भी जाते हैं नो वैकेंसी का जो है वो है, जबकि वो एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर वर्क करने के लिए भी प्रिपेयर है, बट वो वर्क सर्च ही नहीं कर पाते हैं। तो प्लांट आउटपुट इज लोअर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा प्लांट आउटपुट है वो थोड़ा सा लोअर रह जाएगा देन पोटेंशियल आउटपुट। जो हमारी कैपेबिलिटी थी कि हमारी इकोनॉमिक में 8 टन जो है कुछ हो सकता है, 8 करोड़ हो सकता है, 8 मिलियन अरब का जो है वो आउटपुट आ सकता है, ये है कि हमारी कैपेबिलिटी 10 की है, बट यहाँ क्या हो रहा है कि 8 का ही जो है वो आ रहा है। इट मीन्स जो 2 की कैपेबिलिटी है वो अभी भी अवेलेबल है। तो प्लांट आउटपुट इज लोअर देन पोटेंशियल आउटपुट। तो हमारा जो ये प्लांट आउटपुट है ये लोअर है इन कंपेरिजन देन पोटेंशियल आउटपुट, कि हमारी कैपेबिलिटी 10 की है बट कुछ रिसोर्सेज को जॉब नहीं मिल रहा, इस वजह से 10 ही हो पा रहा है। तो दिस सिचुएशन इज नॉन एज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट जो आता है वो आता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑलवेज एग्जिस्ट, एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो एवरी टाइम इकोनॉमी में अवेलेबल रहता है। हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इकोनॉमी में अवेलेबल ही नहीं रहती। सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर ऑलवेज अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होते ही हैं इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑलवेज एक्सिस्ट, ऐसा जो हमेशा रहता है। owing constantly change in D&S, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि हमारे डिमांड और सप्लाई में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिस वजह से कुछ फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा अनएम्प्लॉयड होते हैं। कभी किस में चेंज होता है, कभी तो इन दोनों फैक्टर में चेंज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है। देन दिस सिचुएशन इज नॉट नेचुरल। तो नेचुरल ऑटोमेटिक है, एक हमारी ऐसी कंडीशंस है, इस वजह से ऐसा जो है रहता है। उसके बाद है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसका जो है वो इस वजह से क्रिएट होता है कि चेंजिंग जॉब एंड डायनेमिक इकोनॉमी, कि हम जो है वो जॉब चेंजेस करते रहते हैं। इन रिसेंट टाइम इकोनॉमी इज डायनेमिक एंड वी आर कंटिन्यूस चेंजिंग अवर जॉब्स, हम कंटिन्यूस हमारे जॉब्स को चेंज करते हैं एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरी जगह। तो जॉब में जैसे मैंने आज जॉब छोड़ा है यहाँ, तो वो कहेंगे कि 30 मई को आप जॉब छोड़ दीजिए या 30 अप्रैल को आप जॉब छोड़ दीजिए, और जब मैं वापस ज्वाइनिंग करूँगी तो मेरी डेट आएगी 15 मई। तो यहाँ क्या होगा कि मैं 15 डेज के लिए जो है वो जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रहूँगी, क्योंकि मुझे जॉब चेंज करना है, तो इस वजह से हो सकता है। इसके कुछ और भी कारण है, इमोबिलिटी इन लेबर, कि लेबर जो है वो जैसे जॉब कहीं और मिल रहा है पर वो जाना ही नहीं चाह रहा, तो ये सिचुएशन रहेगी। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कभी कभी क्या होता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ रॉ मटेरियल नहीं आया होता है, तो रॉ मटेरियल नहीं आ जाता, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ दिनों के लिए जो है वो बोल दिया जाता है कि आप रेस्ट करिए, और उसकी आपको सैलरी या वेजेस नहीं दी जाती है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। कभी पावर कट हो जाता है कंटिन्यूस, कि पावर कट हो रहा है, तो अगर आपकी वेजेस जो है डे के आवर के अकॉर्डिंग बनेगी, तो 6 आवर में से 4 आवर नहीं है पावर, तो 2 आवर्स की, देन 4 आवर्स आपके फ्रिक्शनल में चले गए। वियर एंड टीयर इन मशीन्स, कभी मशीन में टूट फूट कुछ ऐसा हो गया हो तो आपको बोल दिया जाता है कि ये होगा, तो ये सारी सिचुएशन जो होती है वो कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चर जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज़ लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन सम इंडस्ट्री, कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें लॉन्ग टाइम से डाउनफॉल चल रहा होता है, तो लॉन्ग टाइम से डाउनफॉल चलने की वजह से वो जो इंडस्ट्री होती है वो लॉसेस की सिचुएशन में चल रही होती है। अदर फैक्टर्स आर इन शॉर्ट, कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री तो है बट अदर फैक्टर्स की शॉर्टेज होगी, मतलब उसमें लेबर इंक्लूड नहीं है, अदर फैक्टर जो हमारे लैंड है, बिल्डिंग है, जो अदर है, कैपिटल है, अगर उनकी शॉर्टेज होगी तो लेबर का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हो जाएगा। लेक ऑफ एक्सपर्टाइज, की आप एक्सपर्ट नहीं है, ट्रेंड नहीं है, वेल स्किल्ड नहीं है, उस वर्क के अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी आपको जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो तब तक आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक्स इन इमर्जिंग इकोनॉमी, तो रिसेंट टाइम में इकोनॉमिक में चेंजेस बहुत टाइम से हो रहे हैं, और जब तक आप अपडेट टेक्नोलॉजी को लर्न नहीं कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड नहीं हो जाते, देन यू आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो सिचुएशन होती है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक में कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाता है, रिसेंट कोई न्यू टेक्निक्स आ जाती है और आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप फिर अनएम्प्लॉयड रहोगे।
तो ये थे आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। अब है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, कि रियल में क्या प्रॉब्लम है डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की। तो एडी इज डेफिशिएंट व्हेन इट डज नॉट परमिट टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम उस सिचुएशन को डेफिशिएंसी ऑफ जो है डिमांड बोलेंगे कि जिस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमिक में रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा, जो कुछ रिसोर्सेज हैं वो अभी भी अनएम्प्लॉयड की सिचुएशन में है, तो ये सिचुएशन जो कहलाएगी वो कहलाएगी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। ऐसी सिचुएशन कहलाएगी व्हेन देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इज अवेलेबल इन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा, कुछ फैक्टर्स अभी भी जो है वो अनएम्प्लॉयड है, हम हमारी इकोनॉमिक में उनका आउटपुट जनरेशन में किसी स्टाइल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। इसको आप इस ग्राफ की हेल्प से समझिए, दिस इज ओ एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओ वाई एक्सिस। इस ग्राफ को देखिए आप वापस एक बार कि ये हमारा है ओ एक्स वाई, दिस इज ए एस और वाई, ए एस इक्वल टू वाई, ये हमारा जो है वो 45 के एंगल में ये हो गया, एंड दिस इज 2AD, ये आपका AD है, फर्स्ट है ये आपका फुलर यूटिलाइजेशन पे और ये है प्लांट यूटिलाइजेशन पे। तो इस स्टाइल से इस ग्राफ को देखिए कि y इजिकल टू AS आ गया, y इजिकल टू AS, ये आपकी इनकम को शो कर रहा है, ये आपका फर्स्ट AD, ये प्लांट AD है और ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाला AD, कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो AD इतना होगा। तो ये जो आपका गैप है इन बिटवीन दिस, ये गैप जो होगा, इस गैप को आप ले लीजिए, ई से एफ तक की जो सिचुएशन होगी ये सिचुएशन कहलाएगी डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट इकोनॉमी एंड फुल यूटिलाइज जो होता है उस इकोनॉमिक में। तो एडीपी इज लेस देन, प्लांट आउटपुट इज लेस देन फुलर यूटिलाइजेशन या फुल एम्प्लॉयमेंट यूटिलाइजेशन। ऐसी सिचुएशन में ये लोअर है और ये हायर है, इस कंडीशन में कुछ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है वो कंट्री में हमारी अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन को हम डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड कहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जीडीपी या ये नेशनल इनकम आता है, और अगर फुलर यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में हुआ तो नेक्स्ट सिचुएशन ये आ जाएगी, तो ये जो गैप कहलाएगा हमारा वो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड कहलाएगा। अब बताइए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई इकोनॉमिक में, कि इस स्टाइल की डेफिशिएंसी हमारी इकोनॉमी में क्रिएट क्यों हो रही है, कि ऐसा कौन सा कारण है कि रिसोर्सेज को हम फुली यूटिलाइज्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट है रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन, कि हमने हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो लोअर कर दिया, प्राइवेट सेक्टर जो है, डोमेस्टिक जो है, पॉपुलेशन जो है, पब्लिक जो है वो कंजम्पशन को कंट्रोल कर करके चल रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का लोअर कर रही है, डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज़ और सर्विसेज का लोअर यूटिलाइजेशन कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होगा वो लोअर हो जाएगा, देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन इज लेस देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग। तो यहाँ ये कंडीशन होगी कि हमारी इनकम का एक पार्ट जो है हम सेव कर रहे हैं, हम उसको खर्च ही नहीं कर रहे हैं। y इक्वल टू सी प्लस एस, तो जब पहले हम 100, सपोज कीजिए आपकी 100 इनकम थी, आप 80 to 20 था, अब आपने क्या कर दिया 50 to 50 कर दिया, या 40 to 60 कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया, और जब हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया तो हमारे जो रिसोर्सेज पहले फुल यूटिलाइजेशन पे थे वो लोअर हो जाएंगे, उनको आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब आप नहीं कर रहे हो तो हमें यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन का ग्राफ फिक्स करना पड़ेगा, और इस वजह से लोअर जो है वो आ जाएगी। सेकेंड सिचुएशन आ जाती है कि रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब सपोज कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी लोअर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को प्राइवेट सेक्टर ने लोअर कर दिया, न्यू इंडस्ट्री का सेटअप नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोअर चल रही है, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इकोनॉमिक में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि पुअर बिजनेस एक्सेप्टेशंस हो रही है, लोगों को लग रहा है कि अब बिजनेस में इतना जो है वो बूम की सिचुएशन नहीं आएगी, डाउनफॉल होगा, क्राइसिस की सिचुएशन में आएगी, तो इकोनॉमिक में किसी न्यू इंडस्ट्री का सेटअप ही नहीं होता, और जब न्यू इंडस्ट्री का सेटअप नहीं होता है
तो हमारा फुल यूटिलाइजेशन जो यहाँ था वो वापस प्लांट पर आ गया, कुछ जो रिसोर्सेज थे वो रिमेन अनएम्प्लॉयड रहेंगे क्योंकि किसी भी नई इंडस्ट्री का सेटअप इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। तो सेकेंड रीजन ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लोअर हो गए, उस वजह से डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड जो है वो क्रिएट हो गई। थर्ड आता है कि रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सपोज कीजिए कि थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है कि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया। अब गवर्नमेंट भी टू टाइप्स के एक्सपेंडिचर करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इस स्टाइल के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को रिड्यूस कर सकती है। कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं प्लानिंग करती है, न्यू इंडस्ट्री का सेटअप नहीं होता है, न्यू प्लानिंग अप्रूवल नहीं होती है, नो रोड्स, नो बिजनेस, नो कुछ भी नहीं हो रहा गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर रही है। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर रही है तो जो अदर रिसोर्सेज हैं जो हमारी इकोनॉमिक में अवेलेबल है उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, इट मीन्स गवर्नमेंट फाइनेंस लगा रही है, कैपिटल लगा रही है। और जब कैपिटल ही नहीं है तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है एटलीस्ट उनका फुल यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में नहीं होगा, तो भी थोड़ा सा डाउनफॉल इकोनॉमी में क्रिएट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, अब गवर्नमेंट की वजह क्या है कि वो इतना एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ बजटरी कंसंट्रेट की बजट में ही गवर्नमेंट के पास सरप्लस नहीं है, डेफिसिट शो कर रहा है। जो पब्लिक की जो रेवेन्यू है इट इज लेस देन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब है ही नहीं, रेवेन्यू है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट इस स्टाइल का एक्सपेंडिचर ही नहीं करेगी। ये प्रॉब्लम हो सकता है, बजट में जो है वो डेफिसिट शो कर रहा है, अर्निंग गवर्नमेंट की इतनी नहीं है। उसके बाद है कि डेक्लाइन इन एक्सपोर्ट की, हमारे एक्सपोर्ट कंटिन्यूस डाउनफॉल में जा रहे हो। तो हमने जो जब एक्सपोर्ट डाउनफॉल जा रहा है इट मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो लोअर हो गई है। अब जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड लोअर हो गई है तो यहाँ जो इंडस्ट्री चल रही है उसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन का कट हो जाएगा, प्रोडक्शन कट हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा तो वापस अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो एडी में अपने आप ही जो है वो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट रिड्यूस होने की वजह से भी कंट्री में डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट हो सकती है इस वजह से। उसके बाद है राइज इन इम्पोर्ट। अब सपोज कीजिए कि इम्पोर्ट जो है कंट्री में वो हाई हो रहा है, इम्पोर्ट हाई हो रहा है, इट मीन्स आपकी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, आपके प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके प्रोडक्ट की कंट्री में डिमांड ही अवेलेबल नहीं है। तो जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड अवेलेबल नहीं है तो वापस प्रोडक्शन कट होगा, ये इंडस्ट्री लॉकआउट होगी। तो ये कंडीशन, अब इम्पोर्ट हाई क्यों है, तो आपके जो डोमेस्टिक प्राइस है कमोडिटीज के वो हाई है इन कंपैरिजन देन इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है उस कमोडिटी के वो थोड़े लोअर है। तो ये भी वजह हो सकती है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि इंक्रीज इन टैक्स। अब अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा कर दिया है, गवर्नमेंट क्या ले रही है, पब्लिक से टैक्स की रेट को हाई कर ली है। तो टैक्स की रेट हाई होने की वजह से क्या होती है कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो लोअर टू लोअर होती जा रही है। और जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है, डिस्पोजेबल इनकम लोअर हो रही है तो इट मीन्स हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, हम कम कंज्यूम कर पाएंगे, और कम कंज्यूम कर पाएंगे तो प्रोडक्शन कट होगा, तो एडी में डाउनफॉल आएगा। तो ये जो सिचुएशंस है सारी, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ डेफिशिएंसी इन डिमांड।